वालेकुम। यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजय सर। दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान। याद कीजिएगा, पाकिस्तान की तारीख में 3 आइन पेश किए गए हैं। आज इस आइन पर अमल हो रहा है 2023 तक। वो कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 3 है 1973। याद कीजिएगा, जो 1957 कॉन्स्टिट्यूशंस एंड 1962 कॉन्स्टिट्यूशंस ये अभी एब्रोगेटेड हो चुके हैं। आज हम तीनों आयन को डिस्कस करेंगे। तीनों आयन में डिफरेंस देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे कि कुछ चीज़ें इन तीनों आयन में सिमिलर हैं और कुछ चीज़ें इसमें काफ़ी डिफरेंट हैं इन तीनों आयनों के अंदर। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो पूरी देखिएगा। याद कीजिएगा कि पाकिस्तान अफेयर्स इवन वन पेपर एमसीक्यूज़ के हवाले से ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो उसकी डेफिनेशंस क्या है। कॉन्स्टिट्यूशंस हम कहते कैसे हैं, पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ी, और वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशंस को क्यों ज़रूरत पड़ती है, ये कॉन्स्टिट्यूशंस क्यों बनाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशंस है क्या। याद की दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस की, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान। देखिए, किसी भी कंट्री को जो कॉन्स्टिट्यूशंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर कोई कंट्री क्यों नहीं चल सकती। तो हम पहले देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशंस है क्या, कॉन्स्टिट्यूशंस क्यों ज़रूरी होता है हर कंट्री के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है जो किसी भी कंट्री को रन करने के लिए, हैंडलिंग ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स जो होते हैं उनको हम हैंडल करें। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जो रिटन फॉर्म में, बुकिश फॉर्म में होता है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन देखें, बुकिश फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में होता है। रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, वो अंडरस्टूड ही होता है उनका कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो बुकिश फॉर्म में होता है। एंड विच सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस, जिस कंट्री के रूल्स और रेगुलेशंस हो वो सेट करने उस कॉन्स्टिट्यूशन में। देखें, सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान और रन टू स्मूथ वे। देखिए, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो बनाते हैं उस उस मुल्क को चलाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो हम क्यों मेक करते हैं, हम क्यों बनाते हैं, कोई कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशन को किसी मुल्क को क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत सारी जो हैं उनमें गाइडलाइंस होती है, किसी मुल्क को चलाने के लिए। जो प्रोविंसेस हों उनको कैसे डील किया जाए, जो सेंटर्स हैं उनको कैसे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे देखा जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे देखा जाए, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको कैसे देखा जाए, जो गवर्नमेंट्स लॉ हैं उनको कैसे डील किया जाए, गवर्नमेंटल लॉज हैं उनको कैसे डील किया जाए, जो प्रिंसिपल्स हैं किसी कंट्री के, एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक शेप ऑफ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है। देखिए, एक होता है पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है, उसको देखते हुए पॉलिटिकल सिस्टम होता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे जो हमारी ऐसी पॉइंट्स आ जाती हैं, ऐसे यूनिट्स आ जाते हैं, उनको हम सारे समराइज़ करते हैं एक बुकिश फॉर्म में, एक रिटन फॉर्म में, एक रिटन डॉक्यूमेंट्स में। उनको हम सबमिट करते हैं और अपने मुल्क को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो ये है थोड़ा सा इंट्रो कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस नंबर 1 को देखते हैं।
ये कॉन्स्टिट्यूशंस 23 मार्च 1956 को जो हमारा प्रोमोलगेट हुआ, इम्पोज हुआ हमारे मुल्क में, जैसे कि प्रोमोलगेट स्टार्ट कहते हैं जिसको, जिसे अमल करना कहते हैं, इन्फोर्स हुआ हमारे मुल्क में 1956 में। जो पहला आइन है इसको इम्पोज किया गया हमारे मुल्क में। और इसको जो एब्रोगेट वो हुआ 7 अक्टूबर 1958 में। जो उस टाइम सिकंदर मिर्ज़ा हैं, उस टाइम पे जो फर्स्ट मार्शल लॉ लागू की गई बाय सिकंदर मिर्ज़ा, उस टाइम पे ही इस आइन को जो है वो एब्रोगेट किया गया। और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 2 पे चलते हैं। ये इम्पोज हुआ 8 जून 1962 में। जो उस टाइम पे जनरल अयूब खान ने ये कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्पोज किया 8 जून 1962 में। और जब इस कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड जो 62 का आयन है, इसको एब्रोगेट किया गया, ख़त्म किया गया, सेकंड मार्शल लॉ लागू की गई। तो उस टाइम पे जनरल याया खान ने इसको जो एब्रोगेट किया था, ख़त्म कर दिया था। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 3 है, वो इम्पोज हुआ 14 अगस्त 1973 में। 1973 में ये प्रोमलगेट किया गया। देखें, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें बड़ा ही रोल है बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो। याद कीजिएगा, कभी कभार ये भी पूछते हैं कि ये जो आइन है कब अप्रूव हुआ, ये डेट भी पूछते हैं। तो ये 10 अप्रैल को अप्रूव हुआ। याद कीजिए, जो ये तीसरा आइन है, आइन 3 है 73 वाला, इसको भी जो थर्ड मार्शल लॉ जो लगाई गई थी, जनरल ज़िया-उल हक ने जो थर्ड मार्शल लागू की थी। तो कुछ टाइम के लिए, कुछ ईयर्स के लिए जो इसको ना इस आइन को सस्पेंड किया गया। जो 1973 वाला आइन है, इसको सस्पेंड किया गया, ना कि एब्रोगेट नहीं किया गया, सस्पेंड किया गया कुछ सालों, कुछ ईयर्स के लिए। तो आगे चल के कुछ ईयर्स के बाद ये फिर से जो इम्प्लीमेंट हुआ, फिर से ये रन करने लगा। और आज तक जो 2023 है, ये अभी तक इस आइन पे अमल किया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले आइन में 1956 जो 6 वाला आइन है, उसमें आर्टिकल्स 234 आर्टिकल्स हैं। याद कीजिएगा, ये कभी कभार ये पूछते हैं कि फर्स्ट आइन में आर्टिकल्स कितने हैं। तो 234 आर्टिकल्स हैं। इसमें जो शेड्यूल्स हैं वो 6 हैं। और इसमें 62 वाले आइन में आर्टिकल्स जो हैं 250 आर्टिकल्स हैं। एंड 1973 वाले आइन में जो आर्टिकल्स 280 आर्टिकल्स हैं। एंड जो ये है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है 56 वाले में भी, और 62 वाले में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और 73 वाले में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि बुकिश फॉर्म में है, ये किताबी शक्ल में है कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तीनों आयंस में ये बुकिश फॉर्म में है। एंड पॉइंट नंबर 4 है, ये है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस। देखिए, 56 वाले जो पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है 62 वाला, उसमें रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड 73 वाला हमारा तीसरा आइन है, उसमें भी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं। देखिए, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन से ये तीनों आइन में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशंस अब इजीली इसमें तरमीम नहीं हो सकती, इजीली इसमें चेंज नहीं हो सकती, जब तक चारों प्रोविंसेस की अप्रूवल ना हो, चारों प्रोविंसेस एग्री ना हो, जो इनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फुलफिल हो, तब इसमें जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है इसमें अमेंडमेंट हो सकती है। लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं हो सकती। देखें, पहले तो ये होता था कि जो किंग्स जो किंगडम्स होते थे, उनकी हुकूमत होती थी। तो फिर वो क्या करते थे, जो किंग्स एक जाता था, दूसरा किंग्स आता था, तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशंस वो किंग बाय किंग जो चेंज होती रहती थी। ठीक है, अब इसमें जो ये कॉन्स्टिट्यूशंस किसी कंट्री का होता है, उसमें ये है कि कोई भी हुकूमत किसी की भी आओ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, तो उसमें जो है इस हमारे आयंस में जो है इसमें चेंज नहीं होनी है, नहीं होगी। पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशंस, देखिए पहले आयन में भी ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशंस है, और सेकंड वाले कॉन्स्टिट्यूशंस में ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशंस है, एंड थर्ड वाले में भी ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशंस हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशंस जो हैं
ये पास हुआ था 1947 में, ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशंस 1949 में, सॉरी 1949 में ये ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशंस ये पास किया गया था। ये एक गाइडलाइंस थी ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशंस के फेस में हिसाब से। एक ये गाइडलाइंस थी कि हमारे जो फ्यूचर में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस आएगा उसकी गाइडलाइंस ये होगी, उसके जो प्रमेबल्स ये होंगे, उसके यूजेज ये होंगे। इस वजह से ये तीनों आइन्स में ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशंस दिया गया है। फर्स्ट वाले में भी इस्लामिक रिपब्लिक है, सेकंड वाले में भी इस्लामिक रिपब्लिक है एंड थर्ड वाले में भी इस्लामिक रिपब्लिक है। रिपब्लिक इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, ज़ाहिर सी बात है इस्लामिक कंट्रीज़ है। और इसमें इसमें 7 पॉइंट है, नो स्टेट रिलीजन, एंड सेकंड वाले में नो स्टेट रिलीजन। थर्ड वाले में भी इस्लामिक, थर्ड वाले में देखें 73 वाले में उसमें चेंजिंग है, इस्लामिक स्टेट रिलीजन, एक इस्लामिक स्टेट रिलीजन होगी। एंड 8 पॉइंट है, नो डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम्स, एंड सेकंड वाले में भी नो डेफिनेशंस ऑफ मुस्लिम्स, एंड थर्ड में डेफिनेशंस ऑफ मुस्लिम्स। देखें जो 1973 का जो आइन है उसमें डेफिनेशंस ऑफ मुस्लिम्स पे बात की गई थी कि मुसलमान की एक डेफिनेशन होनी चाहिए, एक डेफिनेशन होनी चाहिए जो हमारा कंट्री है, जो उसका सदर होता है, जो उसका पीएम होता है, कि जो डेफिनेशन ऑफ मुसलमान हो, जैसे कि ख़त्म नबूत पर ईमान लाना, अल्लाह को एक मानना, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं अल्लाह ताला के। 9th पॉइंट पे चलते हैं कि ये फेडरल सिस्टम था, ये फेडरल सिस्टम होगा, एंड सेकंड में भी फेडरल सिस्टम होगा, एंड थर्ड में भी फेडरल सिस्टम होगा। यानी कि जो फेडरल के पास पावर्स होंगे, सुबह अपने प्रोविंसेस के पास अख्तियारात होंगे। एंड 9th पॉइंट है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा। याद कीजिएगा कि जो पहला आइन था 1956 वाला, उसमें पार्लियामेंट यानी कि पीएम जो है पीएम का जो होगा, इसमें पीएम होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। एंड सेकंड में जो है 1962 वाला, उसमें जो अयूब खान थे, उसने कहा कि भाई मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। उसने एक आइन में अपने आइन में कहा था कि मैं ही प्रेसिडेंट हूँ, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही स्टेट हूँ। तो उसमें पीएम का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया था। याद कीजिएगा, ये तकरीबन हर कुछ वन पेपर एमसीक्यूज़ के हवाले से हर क्वेश्चन में आता है कि भाई सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसमें पीएम का कॉन्सेप्ट है या नहीं। याद कीजिएगा, जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशंस है उसमें जो पीएम का कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड थर्ड में पार्लियामेंट्री सिस्टम, फिर से वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया। 10th पॉइंट है यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव, एंड सेकंड में यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव, एंड थर्ड में बाईकैमरल लेजिस्लेटिव। देखिए यूनिकैमरल एंड बाईकैमरल, देखिए फर्स्ट में जो है यूनिकैमरल था, एंड जो सेकंड है उसमें भी यूनिकैमरल था, एंड थर्ड में बाईकैमरल क्यों हुआ। देखिए पहले तो हम जानते हैं कि यूनिकैमरल है क्या है। यूनिकैमरल मीन्स एक हाउस हो। देखिए पहले आयन में जो पहले दो आयन हैं, जो याद कीजिएगा, अभी इन दोनों आयन को एब्रोगेट किया गया है, ख़त्म किया गया है। देखिए पहले आयन में ये था कि यूनिकैमरल सिस्टम था। यूनिकैमरल यानी कि एक हाउस होता था, उसमें सिर्फ नेशनल असेंबली होती थी, नेशनल असेंबली होती थी। लेकिन जो आयन 73 है उसमें क्या गया, बाय कैमरल, यानी कि दो हाउस बनाए गए, एक अपर हाउस एंड लोअर हाउस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। याद कीजिएगा, जो लोअर हाउस में हो वो नेशनल असेंबली होती है, अपर हाउस में हम सीनेट जो है सीनेट है। तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 11 है उर्दू एंड बंगाली। जो फर्स्ट आइन था उसमें उर्दू एंड बंगाली जो नेशनल लैंग्वेज का की गई थी, एंड सेकंड आइन में भी उर्दू एंड बंगाली की गई थी। याद कीजिएगा, जो थर्ड हमारा आइन है 1973। देखें जो 73 वाला जो आयन है तीसरा, उसमें क्या हुआ था कि ओनली उर्दू जो नेशनल लैंग्वेज की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि उस टाइम पे जो ईस्ट बांग्लादेश था वो हमारे पाकिस्तान से अलग हो गया था। जो ईस्ट बांग्लादेश था, ईस्ट बांग्लादेश वो अलग किया गया था। इस वजह से हमारी सिर्फ उर्दू ही नेशनलाइज लैंग्वेज की गई थी।
ऑप्शन नंबर लास्ट में चलते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में था। सेकंड में इनडायरेक्ट इलेक्शन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था। एंड थर्ड में डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था। याद कीजिए कि डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं कि जो पीपल्स होते हैं, जो कम्युनिटी होती है, जो जो अपनी आवाम होती है, वो खुद ही अपने जो एमएनएज होती है उसको इलेक्ट करेगी बाय वोट के ज़रिए। तो जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे वो जनरल अयूब खान ने जो खुद ही जो इलेक्ट कर अपने जो असेंबली में, जो नेशनल असेंबली है उसमें इलेक्ट करती थी अपने एमएनएस को। फिर वो 73 वाला जो है जो 73 वाला आइन है उसमें डायरेक्ट इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट कर दिया गया, जो आज तक का चल रहा है। लास्ट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट एज 40 ईयर्स मैक्सिमम, जो प्रेसिडेंट की उम्र हो, जो सदर की एज लिमिट हो, उसको वो 40 साल का होना चाहिए। याद कीजिएगा सेकंड आइन में जो है प्रेसिडेंट की जो एज है वो 35 ईयर्स कर दी गई थी। फिर बाद में क्या हुआ, जो थर्ड आइन आया 73 वाला, उसमें प्रेसिडेंट की जो एज है मैक्सिमम 45 ईयर्स कर दी गई थी। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और हमें प्रमोट करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।